हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल NS मैथ ऑर्बिट पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 2 को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में कुल 6 प्रश्न हैं और 6 के 6 प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 है हमारे पास, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण दी हैं, उनको हम गुणनखंड विधि से हल करके उनके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा था, बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, बिल्कुल उसकी तरह है और उसी की तरह हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के, इसका सामान्य रूप होता है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमें गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, x² का गुणांक और अचर पद यानी a गुणा c चेक करना होता है हमको। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, x² का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है 10, तो अगर हम 1 और 10 की गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा 10, और 10 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसी दो संख्या लेनी है हमको। 10 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो जिनको गुणा कर कितना है हमको 10 मिले, और जोड़ या घटाकर हमको कितना मिले 3 मिले। ठीक है, तो हम अगर हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो अगर हम गुणा करें 2 और 5 की, तो 2 और 5 क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा, 2 गुणा 5, और 2 को अगर हम 5 में से माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमको ऐसी दो संख्याएं क्या मिल गई, हमको ऐसी संख्या मिल गई 2 और 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे x² माइनस 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 को हम ले सकते हैं 5 माइनस 2 और गुणा में x माइनस 10 बराबर 0। फिर हम लिखेंगे x² माइनस 5 अंदर जाएगा तो प्लस का 5 माइनस हो जाएगा, और ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5x, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। अब पहले दो पदों में से अगर हम उभयनिष्ठ लें, कॉमन लें, तो हमारे पास क्या मिलेगा कॉमन x। ठीक है, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x² में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन बचेगा, और 5x में से हम x कॉमन लेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, प्लस अब 2x और माइनस 10 में से अगर हम देखें तो x हमारे पास 2x में है और 10 में हमारे पास x नहीं है, तो हम इनमें सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा हमारे पास, और 2 कॉमन हम 10 में से लेंगे, 2 बार 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार बराबर 0। ठीक है, तो हमने गुणनखंड कर लिए, तो एक गुणनखंड आया हमारा x माइनस 5 और एक गुणनखंड आया हमारा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब जैसे हमने दूसरे चैप्टर में करा था सेम उसी की तरह हमें इनके मूल निकालने हैं, तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमको x बराबर मिलेगा 5। ठीक है, तो हमारा मूल क्या हो गया, पहला x बराबर 5, और दूसरे मूल के लिए हम क्या रखेंगे, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, तो हम लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर माइनस 2। तो हमारा दूसरा शून्य क्या हो गया, या दूसरा मूल क्या हो गया, x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल x बराबर माइनस 2 और x बराबर 5 है, x बराबर 5 है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमको जो द्विघात समीकरण दी है वो है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करके, गुणनखंड ज्ञात करके हमें क्या ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से a की वैल्यू हमको क्या मिलती है 2, और c की वैल्यू क्या मिलती है हमको 6। ठीक है, और हम a गुणा c करें, a गुणा c, तो यहाँ से आएगा 2 गुणा 6 बराबर 12। ठीक है, और 12 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 से हम भाग करें 6 बार जाएगा, 2 से भाग करें 3 बार जाएगा, और 3 एकम 3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसे दो टुकड़े करने हैं, दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो हमको क्या मिले 12 मिले, और जिनको हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमको क्या मिले 1, क्योंकि यहाँ पर x की गुणांक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें 2 गुणा 2 2 दूनी 4,
और 4 गुणा हम 3 में करते हैं तो क्या मिलता है हमको 12 मिलता है। ठीक है, अगर हम 4 में से 3 को हटाएं तो हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अभिष्ट संख्या हमारी कौन सी हो गई 4 गुणा 3। ठीक है, 4 और 3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2x² प्लस 1x लाना है हमको, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे 1x लाना है तो हम उसके लिए लिखेंगे 4 माइनस 3 गुणा x। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा और गुणा में x और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2x² प्लस 4 x के अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब पहले दो पदों में से हमको कॉमन लेना है। ठीक है, 2x² प्लस 4x में से तो एक तरह से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और एक आएगा x। ठीक है, 2x² और में से 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बचेगा, प्लस 4x में से 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। इसी प्रकार माइनस के 3x और माइनस 6 में से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा 3, और 3x में से 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉमन मिला था यहाँ पर -3। तो हमारे पास दो गुणनखंड हो गए x प्लस 2, और दूसरा गुणनखंड है हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। अब मूलों के लिए हमें क्या करना है, गुणनखंडों को 0 बराबर रखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो हमको x का मान क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा हमको -2। तो ये हमारा हो गया पहला शून्य। ठीक है, अब दूसरे शून्य के लिए हम दूसरे गुणनखंड को 0 बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से 2x क्या मिलेगा, 2x बराबर आएगा 3 के, यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा शून्य। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -2 और x बराबर 3/2 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 3 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमको समीकरण दी है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसके भी हमको गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात करने। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हमको क्या देखना है, a और c की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x² गुणांक कितना है √2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई √2, और अचर पद कितना है हमारे पास 5√2, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी हो गई 5√2। फिर हम क्या करते हैं a गुणा c, तो अगर हम √2 की गुणा 5√2 में करेंगे तो क्या मिलेगा 5 गुणा √2 की √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया 10। तो हमको क्या करना है 10 के ऐसे दो टुकड़े करने, यानी ऐसी दो संख्याएं लेनी है हमको जिनको गुणा करे कितना मिले 10, और जिनको जोड़ कर या घटा कर क्या आना चाहिए 7, क्योंकि x का गुणांक कितना है यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो अगर हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 से भाग करेंगे 5 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 2 की गुणा अगर 5 में करते हैं तो क्या मिलता है हमको 10 मिलता है, और 2 को अगर हम 5 में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 7 मिलता है। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारी 2 और 5। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 2 प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा √2x², x के अंदर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो √2x² और प्लस के 2x में से अगर हम देखें तो एक तो हमको मिलेगा x कॉमन। ठीक है, और हमको पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो इस 2 में से भी हमको क्या मिल सकता है √2 कॉमन मिल सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √2। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा √2x कॉमन। ठीक है, तो √2x² में से √2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा x, और 2x में से हमने √2x कॉमन ले लिया तो x चला गया, 2 में से √2 चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा √2 प्लस 5x और प्लस 5√2 में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन आ नहीं सकता, नहीं √2 कॉमन आ सकता,
तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा 5, ठीक है। तो 5x में से 5 कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस 5√2 में से 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा √2 बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास एक गुणनखंड आया x प्लस √2 और दूसरा गुणनखंड आया हमारे पास √2x प्लस 5 बराबर 0। हमको मूल्य निकालना है, तो मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को 0 बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे यदि x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमको -√2, ठीक है। तो हमारे पास पहला मूल क्या हो गया द्विघात समीकरण का, x बराबर -√2, ठीक है। और दूसरे मूल के लिए हम क्या रखेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ से √2x बराबर क्या मिलेगा हमको -5, और यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी -5, और √2 गुणा में भाग में आएगा इधर जाके, तो आएगा बटे में √2। तो हमको दूसरा मूल्य क्या मिल गया, x बराबर -5√2। तो हम लिखेंगे कि अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 4 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 में हमको द्विघात समीकरण दी है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको भी हमको गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। स्टूडेंट्स इसको पहले हम इस क्वेश्चन को हल, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमको दिया गया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। ये सामान्य रूप में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो दे रखी है 1/8। इसको हम कल ऐसे भी सकते हैं, लेकिन हम इसको सामान्य तरीके के लिए क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं सामान्य रूप में और आसान करने के लिए। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 8, ठीक है। तो हाँ 8 ही गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 16x²। 8 ही गुणा हम -x में करेंगे तो यहाँ से आएगा -8x और प्लस 8 ही का 8 एक बार भाग जाएगा, एक की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 1 बराबर 0। अब ये 8 डिवाइड में है, भाग में है, तो बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो 0 की गुणा में जाएगा, 0 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 0। तो हमको द्विघात समीकरण मिलेगी नए रूप में 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें a की वैल्यू कितनी है, x² गुणांक 16, और c की वैल्यू अचर पद कितना है 1, और हम a गुणा c करें तो कितना आएगा 16 गुणा 1, तो कितना आएगा 16। अब हमको क्या करना है, 16 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको हम गुणा करें तो हमको 16 मिले, और जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमको क्या मिले, हमको 8 मिले, ठीक है। तो अगर हम 16 के 2 टुकड़े करें तो आएगा 2 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1 बार, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अगर हम 4 और 4 को जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और 4 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 मिलेगा। तो वो संख्या क्या है 4 और 4 है, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, द्विघात समीकरण को हम ले सकते हैं 16x² माइनस, हमको 8 लाना है तो हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 गुणा में x प्लस 1 बराबर 0। तो हमको अगली लाइन में मिलेगा 16x² माइनस x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा -4x प्लस 1 बराबर 0। हमको 16x² और -4x में से क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो एक तो हमको क्या मिलेगा x कॉमन मिलेगा, और दूसरी बात दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी 4 है और 16 में भी हम 4 का भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक 4 भी कॉमन मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 4x कॉमन। तो 4x हम 16x² में से कॉमन लेंगे तो 4 का भाग 16 में करेंगे 4 बार जाएगा, और x² में से x कॉमन आएगा तो x बचेगा, और यहाँ पर 4x था वो हमने कॉमन लिया तो 4x में 4x का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार।
ऐसे ही यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से सिर्फ हम माइनस का एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 4x - 1 बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड क्या है, 4x - 1 गुणा 4x - 1 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंड सेम आए, इसका मतलब इसके दोनों मूल हमारे सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो मूलों के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यदि 4x - 1 बराबर 0, तो हमको 4x का मान क्या मिलेगा, प्लस का 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/4, ठीक है। तो हमको पहला शून्य मूल क्या मिला, 1/4। दूसरे मूल के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि 4x - 1 बराबर 0, तो 4x का मान क्या मिलेगा हमको, प्लस का 1, तो x का मान मिलेगा हमको फिर से 1/4। तो दूसरा शून्य मूल भी हमारे पास क्या है, 1/4। तो क्या लिखेंगे हम, अतः उक्त मतलब ऊपर वाली द्विघात समीकरण के मूल दोनों समान है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2, 1/2 है। सॉरी 1/2 नहीं, 1/4, 1/4 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए, यानी कि जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें उदाहरण 1 दिया गया है, उसमें 2 समस्याएं दी गई हैं, ठीक है। पहली समस्या हमारी x² - 45x + 324, ठीक है। और अगले प्रश्न में हम दूसरी समस्या को हल करेंगे। तो हमसे कहा गया है कि जो उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी गई हैं उनको हमें हल करना है, ठीक है। तो पहला उदाहरण है हमारे पास x² - 45x + 324। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 के 4 पार्टों में किया है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर x² गुणांक 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और अचर पद कितना है हमारे पास, 324। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आएगी, 324। और हम a गुणा c करें तो हमारे पास 1 गुणा 324, तो क्या मिलेगा हमको, 324 मिलेगा। तो हमें 324 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको हम गुणा करें तो 324 प्राप्त हो, और जिनको अगर हम जोड़ें या घटाएं तो हमको 45 मिले, क्योंक62 का गुणांक कितना दिया गया है, 45 दिया है, ठीक है। तो हम 324 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से अगर हम इसमें भाग करें तो ये जाएगा 162 बार, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से हम भाग करें, 2 8 16, 2 एकम 2, अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 21 हुआ, 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 निम 27। फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 36, ठीक है। और 3 गुणा 3 9, ठीक है। तो 36 और 9 हमको क्या मिलेगा, 36 + 9 हमको मिलेगा 45। अगर हम 36 गुणा 9 करते हैं, 36 गुणा 9 करते हैं तो हमको मिलेगा 324। तो हमारी संख्या कौन सी हो गई, 36 और 9। जिनको हम जोड़ेंगे तो हमको 45 प्राप्त होगा, और जिनको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमको 324 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम द्विघात समीकरण को लिखेंगे x² - 45 को हम क्या लिखेंगे, 36 + 9 गुणा x + 324 बराबर 0। अब हम x के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का x की गुणा 36 में करेंगे तो कितना आएगा, 36x, और x की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस का प्लस 324 बराबर 0। हमको x² - 36x में से क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमको क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ x। तो x² में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x शेष बचेगा, और 36x में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास 36 बचेगा। इसी प्रकार -9x और 324 में से हम माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास -9x में से हमने -9 कॉमन लिया तो हमारे पास x बचेगा, और 324 में से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 324 में हम 9 का भाग करेंगे तो 36 बढ़ जाएगा। तो दूसरा गुणनखंड भी हमारा क्या है, x - 36, ठीक है। तो एक गुणनखंड हुआ हमारा x - 36,
और दूसरा गुणनखंड हुआ हमारा x माइनस 9 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर लेंगे, तो लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमको 36। तो हमारा पहला मूल क्या हुआ, x बराबर 36। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए हम x माइनस 9 को 0 को बराबर रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमको प्लस के 9। तो हमारे पास दूसरा मूल क्या हो गया, x बराबर 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 9 और x बराबर 36 हैं। x बराबर 9 और x बराबर 36 हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पार्ट 2 में हमको द्विघात समीकरण दी गई है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले a और c का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, और अचर पद कितना है 750, तो c की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 750। ठीक है, तो हम a गुणा c करें, a गुणा c, तो a की वैल्यू 1 गुणा c की वैल्यू 750, तो हमको क्या मिलेगा 750 मिलेगा। और हम 750 की अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको हम गुणा करें तो 750 मिले, और हम उनको जोड़ें घटाएं तो हमको क्या मिले 55। ठीक है, क्योंकि x का गुणांक क्या है 55 है। तो हम 750 की अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो पहले 2 से भाग करेंगे, 2 या 6, 15 बना 2 सत्ते 14, 10 बना 2 पंजे 10। फिर हमारे पास 3 से भाग जाएगा, इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 बना 3 पंजे 15। अब 5 से भाग जाएगा, 125 में 5 से भाग जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग 25 में करेंगे, 5 बार जाएगा, और 5 का भाग 5 में करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों से दो ऐसी संख्या बनानी है जिनको हम गुणा करें तो 750 आए, और जोड़ या घटाएं तो क्या है 55 आए। ठीक है, तो अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ से आएगा 5 गुणा 5 25। ठीक है, और फिर हम गुणा करें 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, अगर हम 30 प्लस 25 करते हैं तो हमको क्या मिलता है 55 मिलता है, और 30 गुणा अगर हम 25 करें तो हमको क्या मिलता है 750। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी हमारी 30 और 25। ठीक है, तो अब फिर हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55 को हम दो अभीष्ट संख्या में तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 30 प्लस 25। ठीक है, 30 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 गुणा x प्लस 750 बराबर 0। तो अगली लाइन में हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, x के अंदर गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 30x प्लस 25x और प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है एक्स स्क्वायर और 30x में से हमको कॉमन लेना है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बचेगा, माइनस 30x में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 30 हमारे पास। इसी प्रकार 25x और 750 में से हमको कॉमन लेना है, सॉरी यहाँ पर प्लस का 25x नहीं माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस 25 माइनस का 25x प्लस 750 में से हम माइनस का 25 कॉमन लेंगे, तो माइनस 25x में से माइनस 25 कॉमन लिया तो हमारे पास x बचेगा, और प्लस के 750 में से माइनस का 25 कॉमन लेंगे, 750 में 25 को भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा 30 बार। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए। तो पहला अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास x माइनस 30, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास x माइनस 5। ठीक है, सॉरी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, सॉरी गुणनखंड। ठीक है, तो x माइनस 25 बराबर 0। अब मूलों के लिए हमको गुणनखंडों क्या करना है 0 के बराबर लिखना है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी x बराबर 30। तो ये हमारा पहला मूल हुआ उपरोक्त द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, दूसरे मूल के लिए हम दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि
x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी 25। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा मूल क्या हुआ x बराबर 25। तो हम लिखेंगे अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 25 और x बराबर 30 हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ठीक है, जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल कितना हो 182। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करके हमको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो इसके लिए हम मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, हमको दूसरी संख्या चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योग हमारे पास 27 है। ठीक है, तो जैसे अगर हम स्टूडेंट से माने कि हमारे पास दो संख्याएं जिनका योग क्या है हमारे पास 15, और उसमें से एक संख्या अगर हमको मान ली हमने एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी 15 माइनस 10 यानी कि 5। ठीक है, ऐसे हमने क्या है, दो संख्याओं का योग 27 है और एक संख्या हमारी हमको क्या मिल गई, x मिल गई। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी हमारी 27 माइनस x। ठीक है, तो हम उसको इस दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे 27 माइनस x। ठीक है, तो हम लिखेंगे तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक है, हमको प्रश्न में शर्त दी है तो हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार तो प्रश्न में हमको क्या दिया है, प्रश्न में हमको दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। इसका मतलब हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x गुणा 27 माइनस x बराबर कितना आएगा 182। ठीक है, तो हम x की गुणा 27 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 27x माइनस x की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, हम 180 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। ठीक है, और प्लस का 82 लेफ्ट में आगे क्या हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब x स्क्वायर का गुणांक माइनस का है तो इसको हम माइनस का इसमें -1 की गुणा कर दें, माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x। ठीक है, यानी हम माइनस अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से आएगा माइनस कॉमन ही लेते हैं, यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस 27x और माइनस का 182 प्लस का 182 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस क्या जाएगा 0 के साइड जाएगा राइट साइड में तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको द्विघात समीकरण मिलेगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखें, x स्क्वायर गुणक 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, और अचर पद कितना है 182 तो c की वैल्यू क्या हो गई 182। और हम a गुणा c करें तो हमारे पास क्या आएगा 182 गुणा 1 182 ही आएगा। तो हमको क्या करना है 182 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा कर 182 आए और जोड़कर या घटाकर 27 आए, क्योंकि x का गुणांक कितना है 27 है। ठीक है, तो अगर हम 182 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से अगर हम भाग करेंगे 2 × 18 और 2 एकम 2, और फिर इसमें 7 से भाग जाएगा 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 या 21 और फिर जाएगा 13 से भाग। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा 2 × 7 14 और गुणा 13। ठीक है, तो अगर हम 14 गुणा 13 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 182
और 14 प्लस 13, 14 और 13 को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, तो अभी संख्या हमारी क्या हो गई, 13 और 14। ठीक है, तो हम दी गए समीकरण को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे, 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे लाइन में, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर लेके जाएंगे और एक्स ही गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 13x इसी पर माइनस प्लस माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और 13x में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। तो हमारे पास आएगा x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचेगा, माइनस 13x में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 13। इसी प्रकार माइनस के 14x प्लस 182 में से माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 14 माइनस के 14x में से हमने माइनस का 14 कॉमन लिया तो x बचा, और 182 में प्लस के 182 हमने माइनस के 14 का भाग करा तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास 13 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला गुणनखंड क्या हुआ, x माइनस 13, और दूसरा गुणनखंड क्या हमारे पास, x माइनस 14। ठीक है, अब हम इसके मूल ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, प्लस के 13, और दूसरे मूल के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि x बराबर x माइनस 14 बराबर 0 तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस के 14। ठीक है, तो हमारे दो मूल क्या हो गए, x बराबर 13 और x बराबर 14। ठीक है, हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी, x, तो हम लिखेंगे यदि पहली संख्या बराबर 13। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास दो आई है, 13 और 14, और हमने पहली संख्या क्या मानी है, x मानी। ठीक है, तो यदि हम पहली संख्या क्या मानते हैं, 13, तो क्या आएगी, तब दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 27 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी मानी हमने, 13, तो यहाँ से 27 माइनस 13 बराबर कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या 14। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, अथवा लिख सकते हैं हम, अथवा यदि पहली संख्या हम क्या माने, 14 माने। ठीक है, क्योंकि x का मान 14 भी आया। ठीक है, तो यदि हम पहली संख्या क्या माने, 14, तब दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी, 27 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू हमने इस बार क्या मानी है, 14, तो यहाँ से हमको दूसरी संख्या क्या मिलेगी, 13। ठीक है, यहाँ से हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि जो हमारी दो अभीष्ट संख्याएं कितनी है, 13, 14। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्याएं 13 व 14 हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, तो हमको दो क्रमागत मतलब जो एक के बाद एक आते हैं क्रम से। ठीक है, और धनात्मक मतलब प्लस वाले, पॉजिटिव। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग, यानी जिनको हम वर्ग करके जोड़े तो हमको क्या मिलता है, 365 मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक मानने। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो हमारे पास पहला पूर्णांक क्या मिल गया, x। ठीक है, अब हमको दूसरा धनात्मक पूर्णांक मानना है तो हम लिखेंगे तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अब जैसे कि हम एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं रैंडमली, जैसे हमने लिया 13। ठीक है, तो इससे अगला पूर्णांक क्या आएगा, 13 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 14। जैसे हमने 70 ले लिया तो 70 से अगला क्या आएगा, हम इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक क्या आएगा, 71। ठीक है, तो क्रमागत पूर्णांक के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ एक ऐड करना है, एक जोड़ना है। ठीक है, तो हमने एक पूर्णांक क्या माना है, x, तो अगला पूर्णांक क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1। ठीक है, नहीं x प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तब
प्रश्नानुसार तो प्रश्न ने हमसे क्या कहा है? प्रश्न ने कहा है कि पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 365। ठीक है, तो हम लिखेंगे पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर कितना है? 365। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट पहला पूर्णांक क्या है हमारा? x, तो x का वर्ग प्लस दूसरा पूर्णांक क्या है हमारे पास? x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर कितना आएगा? 365। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब x प्लस 1 को हमको होल स्क्वायर को हमको खोलना है, इससे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और हम 2 गुणा x गुणा 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा प्लस 2x बराबर 365। ठीक है, तो अगली लाइन में हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास ये जुड़ जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 हमारे पास प्लस का है, ये लेफ्ट में आगे किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको समीकरण मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, अलग अलग चिन्ह के तो घटेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? माइनस के 364, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें हम 2 का भाग भी कर सकते हैं, तो 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास समीकरण मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें हम 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है? फिर से a और c की वैल्यू निकाल कर चेक करना है कि हमको इसके कैसे टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और चरपद कितना है? 182, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 182, और हम a गुणा c करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 1 गुणा 182 बराबर 182, और 182 के हमको क्या करना है? ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको हम गुणा करें तो 182 आए, और जोड़कर घटाकर क्या है? 1, क्योंकि x का गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, तो हम पिछले प्रश्न में ही हमने करा था कि 182 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं। ठीक है, तो उसके 2 संख्या मिली थी हमको, 14 और 13। ठीक है, तो अगर हम 14 और 13 की गुणा करते हैं तो हमको 182 मिलता है, और 14 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी अभी संख्या क्या हो गई? 14 और 13। ठीक है, तो हम समीकरण को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे? एक एक्स को 14 माइनस 13 गुणा एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो हमारी समीकरण क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 14x माइनस एक्स की 13 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर और 14x में से, तो क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर में से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास x बचेगा शेष, और 14x में से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास 14 बचेगा। इसी प्रकार माइनस के 13x और माइनस के 182 में से हम माइनस का 13 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस के 13x में से हमने माइनस का 13 कॉमन लिया तो हमारे पास x बचेगा, और माइनस के 182 में से अगर हम माइनस का 13 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 182 में 13 का भाग करेंगे तो वो 14 बार जाएगा बराबर 0। तो हमको पहला गुणनखंड क्या मिलेगा? पहला गुणनखंड आया हमारा x प्लस 14, और दूसरा गुणनखंड आया हमारे पास x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब शून्यों के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों गुणनखंडों को एक करके 0 के बराबर रखना है, सॉरी मूलों के लिए, तो हम लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 14। ठीक है, जो कि क्या है? अमान्य है। क्या है? अमान्य। क्यों? क्योंकि हमसे प्रश्न में ही कहा गया है कि पूर्णांक कैसे होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जबकि x की वैल्यू क्या मिली? हमें ऋणात्मक मिली है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? अमान्य हो गई। ठीक है, यानी x बराबर हम माइनस 14 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरे मूल के लिए हम क्या करेंगे? यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 13 प्लस के। ठीक है,
तो ये हमारी मान है, क्योंकि ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें संख्या में क्या मिलेंगे, तो हम लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, क्या माना था हमने, x, तो x की वैल्यू कितना है, ये 13, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, x + 1। ठीक है, तो कितना है, x की वैल्यू 13 ये +1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे 13 और 14, जिनके वर्गों का योग कितना आएगा, 365। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य भुजाएं मतलब हमको त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि हमें कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो हम उसके लिए हमें क्या कारण मानना पड़ेगा, उसकी ऊंचाई और आधार मानने पड़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई किस पर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई आधार पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आधार को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तब त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई हमारी क्या कहा है प्रश्न में, कि ऊंचाई हमारी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आधार हमारा x है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और कर्ण क्या दे रखी है हमको, 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण है हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो स्टूडेंट्स हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो आधार हमारा कितना है, आधार x है, तो हमको मिलेगा x का वर्ग प्लस ऊंचाई हमारी x - 7 है, तो यहाँ से आएगा x - 7 का होल वर्ग, प्लस कर्ण हमारी कितनी है 13, तो यहाँ से हमको मिलेगा 13 का वर्ग। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a - b के होल स्क्वायर से खोलेगा, तो a - b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम x - 7 की होल घात 2 को खोलेंगे, तो यहाँ से आएगा x की घात 2 प्लस 7 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 49, माइनस 2 गुणा 7 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14x। ठीक है, और 13 की घात 2 हम करेंगे 13 गुणा 13, तो वो मिलेगा हमको 169। ठीक है, अब प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों प्लस सेम चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, तो हमको मिलेगा 2x² माइनस 14x प्लस 49, और प्लस का 169 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ध्यान से हमको मिलेगा 2x² माइनस 14x और प्लस के 49 माइनस के 169, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तो हमारे पास 169 में से 49 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 120 बराबर 0। ठीक है, हम 2 से इसमें भाग भी कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा x², 2 सत्ते 14, तो माइनस के 7x, और 2 का भाग हम 120 में करेंगे तो 60 बढ़ जाएगा, तो माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो हमको द्विघात समीकरण मिल गई। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल ज्ञात करने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, x² गुणांक 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, अचर पद माइनस का 60 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो अगर हम a गुणा c करते हैं तो हमको मिलेगा 1 गुणा 60 यानी कि 60,
तो हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको हम गुणा करें तो 60 आए, और जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, 7 आ जाए। ठीक है, तो हम 60 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से हम भाग करेंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से हम भाग करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा, फिर अगर हम 3 से करते हैं तो 3 पंजे 15, 5 बार भाग जाएगा, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और 12 गुणा अगर हम 5 करें तो हमको 60 मिलता है, और 12 में से अगर हम 5 को हटाएं तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी हमारी, अभी संख्या है 12 और 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण को, हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 को हम क्या लिखेंगे, 12 माइनस 5। ठीक है, 12 में से हम 5 को हटाएंगे तो 7 मिलेगा, गुणा में एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब x के अंदर हम गुणा करेंगे तो हमको द्विघात समीकरण मिलेगी नए रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर और माइनस के 12x में से, तो हमको x कॉमन मिलेगा एक्स स्क्वायर में से, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस 12x में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 12। ठीक है, इसी प्रकार 5x और माइनस 60 में से हम 5 को कॉमन लेंगे, तो 5x में से 5 को कॉमन लिया तो x बचेगा, और माइनस 60 में से हमने 5 को कॉमन लिया तो 5 का भाग 60 में 12 बार जाएगा तो माइनस 12 बचेगा। तो एक गुणनखंड आया हमारे पास x माइनस 12, और दूसरा गुणनखंड क्या आया हमारे पास x प्लस 5 और बराबर 0। ठीक है, हमको मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, प्लस के 12, यानी कि पहला मूल हमारा क्या हो गया, प्लस का 12। ठीक है, और दूसरे मूल के हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो दूसरा मूल क्या हो गया हमारा, x माइनस 5। ठीक है, जो कि क्या है, अमान्य है। क्या है, अमान्य है। अमान्य क्यों है, तो हमको ये भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी हुई है, और भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई कितनी थी हमारी, x माइनस 7, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है हमारी, 12 माइनस 7, x माइनस 7 थी, तो 12 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज है उसका आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी होगी उसकी, 5 सेंटीमीटर। इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम अगले पेज पर हल करेंगे, तो चलते हैं अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है, एक कुटीर उद्योग मतलब पोल्ट्री के उद्योग में जहां पर हमारे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी ठीक है, क्या बनाता है, वो बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन, किसी स्पेशल दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग, यानी प्रत्येक जो बर्तन है हमारा, की निर्माण लागत, यानी कि बर्तन को बनाने में जो खर्च है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि जो टोटल बर्तन बनाए गए थे उस विशेष दिन, उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से भी 3 अधिक है एक नग की लागत। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि कुल जितने बर्तन बने उनकी निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें निर्माण लागत बतानी है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि बर्तनों की संख्या से दुगना है नग की निर्माण लागत, यानी कि निर्माण लागत बर्तनों की संख्या पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम बर्तनों की संख्या को ही x मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, तो निर्माण लागत के लिए कहा गया है कि प्रत्येक नग की जो संख्या है, नगों की संख्या उसके 2 गुने, यानी कि 2x से भी 3 अधिक है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में हमसे कहा है कि उस विशेष दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए, तो हम लिखेंगे कुल लागत
बराबर कितनी हमारे पास 90 रुपये। ठीक है, तो कुल लागत कैसे निकलेगी, हमारे पास टोटल बर्तन कितने हैं x, और एक बर्तन की नॉर्मल लागत कितनी है 2x प्लस 3। तो अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो कुल लागत मिलेगी जो कि कितनी है 90 रुपये। ठीक है, तो अगर हम x की 2x प्लस 3 में गुणा करेंगे तो x की हम 2x में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 2x की घात 2, प्लस x की गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा 3x, और प्लस का 90 लेफ्ट में आएगा तो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है क्योंकि, और c की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, तो a गुणा अगर हम c करते हैं तो कितना आएगा 2 गुणा 90 बराबर 180, यानी हमें 180 के दो ऐसे टुकड़े करने, गुणा कर कितना है 180 और जोड़कर घटाकर कितना है 3 आए। ठीक है, क्योंकि x का गुणांक कितना है 3। तो अगर हम 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से इसमें 90 बार भाग जाएगा, फिर 2 से अगर हम भाग करेंगे तो 45 बार भाग जाएगा, फिर 2 से हम इसमें 3 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, और फिर 3 से हम भाग करेंगे 5 बार जाएगा और 5 एकम 5। ठीक है, तो अगर हम इसके दो टुकड़े देखें तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, तो अगर हम 12 प्लस 12 गुणा 15 करें, 12 गुणा 15 तो हमको मिलेगा 180, और अगर हम 15 में से 12 को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारी अभी संख्या क्या हो गई 12 और 15। ठीक है, तो हम इसके हेल्प से द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे 15 माइनस 12, 15 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा x माइनस 90 बराबर 0। तो हमारे पास द्विघात समीकरण हमको नए रूप में मिलेगी 2x स्क्वायर, x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, हमको 2x स्क्वायर और प्लस 15x में से कॉमन लेना है, तो 2x स्क्वायर और 15x में हमारे पास सिर्फ x कॉमन आएगा, तो 2x स्क्वायर में से हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x, और प्लस 15x में से हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 15। इसी प्रकार माइनस के 12x और माइनस के 90 में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा सिर्फ माइनस का 12, तो माइनस के 12x में 12 नहीं, हमारे पास कॉमन आएगा 6। ठीक है, 12 का भाग 90 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 6 का भाग 12 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और क्या बचेगा x माइनस का भाग हम माइनस 6 का भाग 90 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का भाग 90 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 15 बार। ठीक है, बराबर 0। तो हमको एक गुणनखंड क्या मिलेगा, एक गुणनखंड मिलेगा हमको 2x प्लस 15, और दूसरा गुणनखंड हमको मिलेगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो हमको मूल ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को 0 बराबर रखना है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको माइनस के 15, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 15/2। ठीक है, जो कि अमान्य होगा, क्या होगा अमान्य, क्यों, क्योंकि जो x माना है हमने x बर्तनों की संख्या है, और संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये x का ये मान क्या हो गया अमान्य। अब दूसरे मूल के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस का 6 जो कि मान्य है। ठीक है, तो हम अतः बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 6, तो हम लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6। हमसे क्या पूछा गया है, संख्या ही पूछी गई है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ही पूछी है। ठीक है, तो हम लागत ही निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तथा प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत क्या थी 2x प्लस 3, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है प्लस का 6 और प्लस 3, तो कितना आएगा 2 गुणा 6 12 और प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 रुपये। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और आपको कुछ डाउट हो या पिछली किसी वीडियो में कुछ समस्या हो तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।